हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में मैं कवर कराऊंगी मैरिज एंड डीमेरिज ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। ये क्वेश्चंस हमसे बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है। तो इस चीज को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या हमारे एडवांटेजेस होते हैं और क्या हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीन को कवर कर लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं एंड में वो सजेस्ट करूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। देखिए मीन क्या होता है। मीन हमारा एवरेजेस होता है। जितने भी आइटम्स हमें गिवन होते हैं उसका हम क्या निकालते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, हमारी मीन। यही हमने पढ़ा था, यही जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो हमने देखा था। It is a number which is obtained by adding all the values of all the items of a series and then dividing it by the number of items। जैसे मैं आपसे कहूँ, हमें 5 नंबर पता है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता है। जैसे अगर फॉर सपोज 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ मेरे को 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता थे। अब मैं कहती हूँ आपसे, मुझे मीन निकाल के बताइए, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे इसमें। इन सबको जब मैं प्लस करूंगी और डिवाइड करूंगी किससे, 5 से। 5 से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 ही नंबर्स गिवन है, 5 सब्जेक्ट के नंबर गिवन है ना, इसलिए मैं 5 से कर रही हूँ। अगर 6 गिवन होते तो हम 6 से करते, नंबर ऑफ आइटम से करते हैं। जब मैं इसको प्लस करके डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मीन। मीन इज सिंपल क्या है, एवरेज है, जो भी हमें नंबर्स गिवन होता है उनका। मीन को हम डिनोट किससे करते हैं, AM से या फिर X बार। ये ऑलरेडी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो मेन आज की वीडियो का टॉपिक है वो है मैरिज एंड डीमेरिज। तो सबसे पहले मैरिज क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट क्या होता है। इट इज rigidly defined and it is based on all the observations. Everyone will get the same answer by applying the formula। इसका मतलब क्या है, मीन जो है वो rigidly defined है। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं या आप कैलकुलेट करें, सभी को सेम आंसर मिलेगा जब हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मीन का। कोई भी मेथड हो, शॉर्टकट हो, स्टेप डिवीजन हो या डायरेक्ट मेथड हो, हमें सारे ही मेथड से आंसर सेम मिलता है। इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, इट इज रिजिडली डिफाइंड। ये चीज कहा जाता है कि मीन जो है वो रिजिडली डिफाइंड है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी को सेम आंसर मिलता है जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट डज नॉट फ्लक्चुएट विद सैम्पलिंग। मीन की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है सैम्पलिंग के साथ। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। मतलब मीन को हम क्या कर सकते हैं, इस पे और भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए भी पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मीन इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर हम कह सकते हैं, जो बहुत जगह यूज किया जाता है और इस पे हम आगे फर्दर काम भी कर सकते हैं। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड टू अंडरस्टैंड। ये तो हम सभी को पता है कि बहुत ईजी होता है समझना भी और निकालना भी। It takes into consideration each and every item of the series। आपने जब न्यूमेरिकल हमने करे थे तो आपने देखा होगा कि मीन की वैल्यू जब तक हम सब चीजों देख नहीं लेंगे, सबको प्लस नहीं कर लेंगे, तब तक हमें वैल्यू नहीं मिलती है। तो मीन क्या है, सारी ही वैल्यूज पे डिपेंड है। ये सारी वैल्यू को कंसीडर करके तब हम मीन की वैल्यू पे आते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मीन। अब हमारा सेकेंड आता है डीमेरिज। डीमेरिज क्या क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, बहुत छोटी वैल्यू से एंड बहुत बड़ी वैल्यू से। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल आइटम्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है 5, 50, 1000। अगर सीरीज में बहुत छोटी वैल्यूज गिवन होंगी तब भी मीन की वैल्यू जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू गिवन होगी, बहुत ज्यादा वैल्यू गिवन होगी, तब भी हमारी जो वैल्यू है मीन की वो अफेक्ट होती है। सेकेंड वन इज क्यों अफेक्ट होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि मीन सारी ही वैल्यूज पे डिपेंड है। मीन की वैल्यू हम निकालते ही सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद है। सारी कैलकुलेशन हम सारी ही आइटम्स को कंसीडर करके करते हैं, राइट। इस वजह से मीन अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट सुटेबल इन ओपन एंड क्लासेस। अब मैंने आपको ये टाइप्स ऑफ सीरीज में कराया था। ओपन एंड क्लासेस क्या होता है, ओपन एंड क्लासेस क्या होता है, जहाँ पे हमें लोअर लिमिट नहीं पता होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, और अपर लिमिट नहीं पता होती है लास्ट क्लास इंटरवल की। यही होती है ओपन एंड सीरीज। तो उस केस में मीन सुटेबल नहीं है, ठीक है। ओपन एंड क्लासेस के केस में मीन को हम नहीं यूज करते। नेक्स्ट वन इज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन मतलब देख के ही नहीं समझ आता कि मीन की क्या वैल्यू होगी। जैसे कि हमें मीडियन में पता चल जाता है, मोड में पता चल जाता है, बट मीन में हमें नहीं पता चलता है। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा मीन इज नॉट सुटेबल। मीन जो है वो क्वालिटेटिव डेटा के केस में सुटेबल नहीं होता है। लास्ट and the most important point, it is affected by the change of origin and scale. affected मतलब क्या है कि मीन किस पे डिपेंड है? मीन इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। अब आप कहेंगे कि ये दो वर्ड्स कैसे है? चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है, चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? तो आइए इस स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है जब हम कोई वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं तो वो चीज जो भी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ वो उससे अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, अफेक्टेड। ठीक है, क्या चीज? अगर मैं कोई वैल्यू प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल के केस में क्या होता है कि सम वैल्यूज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन दी ऑब्जर्वेशन। मल्टीप्लाई कर रही हूँ या मैं सीरीज में या फिर डिवाइड कर रही हूँ, तो वहां पे अगर तब इफेक्ट हो रही है तो हम बोलते हैं कि वो चीज डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। ओरिजिन के केस में प्लस और माइनस, स्केल के केस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपकी फॉर सपोज मीन की वैल्यू आ रही थी 25, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मीन की वैल्यू कितनी मिली? 25। उसके बाद मैं आपसे कहती हूँ कि पूरी सीरीज में मैंने हर आइटम को 5 से प्लस कर दिया। क्या करा मैंने? हर आइटम को 5 से प्लस कर दिया। हर आइटम को मैंने 5 से प्लस कर क्या करा? इंक्रीज कर, बढ़ा दिया। अब आप बताओ उसके बाद मीन की वैल्यू क्या होगी? अब हमें क्या करना है? मीन की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे? अभी मैंने आपको समझाया जो मीन है वो डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और चेंज ऑफ स्केल पे भी। मतलब अगर मैं प्लस करती हूँ तो उतनी ही वैल्यू मेरी मीन की भी बढ़ जाएगी, मैं माइनस करती हूँ तो उतनी ही वैल्यू मीन की माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई करती हूँ तो उतने टाइम्स मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करती हूँ तो उतने से वो चीज डिवाइड हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस होता है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है, और मीन जो है वो दोनों पे ही डिपेंडेंट है, अफेक्टेड है, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और चेंज ऑफ स्केल से भी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 25 तो पहले ही था और मैंने क्या करा है? 5 से हर आइटम को इंक्रीज कर दिया है, तो मीन भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या मिला? 30। और अगर मैं सेकेंड एग्जांपल आपसे कहूँ मैं हर आइटम को मैंने क्या करा है? 5 से रिड्यूस कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो उस केस में आपका न्यू मीन कितना आएगा? फिर 25 आपका पहले का था, आप इसमें 5 माइनस कर दो तो आपका आंसर विल बी 20। डिक्रीज कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव टू सब्ट्रैक्ट, और अगर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मीन्स यू विल हैव टू ऐड। So this is all about change of origin and change of scale. Next is mode. मोड क्या होता है? ये भी हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे कि मोड क्या है। मोड ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत बार आ रही होती है सीरीज के अंदर। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बार बार आ रही है, बार बार देखने को मिल रही है, तो वो वैल्यू हमारी क्या होती है? मोड। और मोड को हम कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ मोड। मोड के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट मेरिट्स? सबसे पहले इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब अभी पढ़ा है, बहुत छोटी बहुत बड़ी, लाइक 2 and 2000। अगर ऐसी वैल्यू होंगी तब भी मोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द एडवांटेज। सेकेंड वन इज इट कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन एंड ग्राफिकली। हम इसे देखते ही पहचान लेते हैं। आपको याद होगा इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं? देख ही तो रहे होते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, देन वो हमारा आंसर हो जाता है। तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्पेक्शन एंड ग्राफिकली भी। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमिना। अगर हमारे पास जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर है, लाइक उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी वर्क करने की है, वो दिखने में कितना सुंदर है, इंटेलिजेंट कितना है, अगर ऐसे फैक्टर्स है तब भी हम मोड को यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल। इसको हम ओपन एंड क्लास इंटरवल के केस में भी यूज कर सकते हैं। ओपन एंड क्लास इंटरवल कौन सा? जहाँ पे फर्स्ट लोअर लिमिट नहीं पता और लास्ट अपर लिमिट नहीं पता, जहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज नहीं पता होती हैं, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द लास्ट लिमिट
अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, उस केस में भी मैं मोड को यूज कर सकती हूँ। तो ये भी इसका क्या है, मेरिट। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ मोड। देखो सबसे पहले डीमेरिट क्या है कि मोड इज इल डिफाइंड। मोड इज इल डिफाइंड। द वैल्यू ऑफ मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट ऑलवेज बी डिटरमाइंड। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो बताया था। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दोबारा से 1 2 3 4 5, इसमें आप देख के बता सकते हो कि मोड क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू सिंगल बार आ रही है, तो यहाँ पे तो सभी वैल्यू एक एक बार आ रही है, तो मैं कैसे निकालूं मोड? इस केस में मोड नहीं निकल सकता। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मोड इज इल डिफाइंड, वी कैन नॉट फाइंड द मोड ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज मोड इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। मोड को हम आगे जाके यूज नहीं कर सकते, ज्यादा इस पे काम नहीं किया जा सकता जैसे हम मीन के केस में हम कर सकते हैं। It is not rigidly defined. There are several formulae for determining mode, all of which may give different answers. मोड के केस में हर जब हम डिफरेंट फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है हर फॉर्मूले से हमें सेम आंसर मिले। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। ये इसका एडवांटेज था, किसका? मीन का, क्योंकि वहां पे हर फॉर्मूला अप्लाई करने से मुझे सेम आंसर मिला था, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन इज इट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल कैसे होते हैं? ये भी हमने टाइप्स ऑफ सीरीज में पढ़ा हुआ है, जैसे 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 15, नेक्स्ट 15 to 20, नेक्स्ट 20 to 40। इस केस में आप देख रहे हो ना, अनइक्वल है क्लास इंटरवल। कैसे? सबके बीच में डिफरेंस अलग है, आई अलग है, जो हम क्लास डिफरेंस निकालते हैं वो चीज अलग है। यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे 20 का। तो इस चीज को हम कैसे बोलते हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल। उस केस में हम मोड को फाइंड नहीं कर सकते, मतलब मोड उन सीरीज में निकालना सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी आइटम। मोड सारे आइटम्स पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये चीज हमें पता ही है। जब हम डिस्क्रीट में भी देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं, हम उस हिसाब से मोड निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मोड की वैल्यू सारी ही आइटम्स पे डिपेंड नहीं है, सब आइटम्स पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज मीडियन। मीन और मोड के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, मीडियन के न्यूमेरिकल अभी मैं आपको कराऊंगी। आज इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो बेसिक पार्ट है वो कवर हो जाए। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज सिंपली द मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज। जब हम किसी भी सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वहां पे जब मुझे मिडिल वैल्यू जो मिलती है, उसकी हेल्प से जो मुझे मिडिल वैल्यू मिलेगी वो क्या होती है? मेरी मीडियन होती है। मिडिल वैल्यू, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। मीडियन को हम डिनोट कैसे करते हैं? एम से, सिंपली एम से, मीन को एक्स बार से, मोड को जेड से, मीडियन को एम से। दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिंबल जो हम इनके केस में यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं मीडियन के मेरिट्स को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू तो आपको समझ आ गया होगा, सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू से कोई असर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे कम वैल्यू जो होगी, जो छोटी वैल्यूज गिवन होंगी या बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी, उससे असर नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। एक्सट्रीम वैल्यू को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है? आउटलाइनर। सो डोंट गेट कंफ्यूज। आउटलाइनर मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरिट इज इट इज यूज इन बोथ द केसेस। ओपन एंड के केस में भी और अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में भी हम क्या यूज करते हैं? मीडियन। देखो मीन को हम दोनों के केस में नहीं यूज कर सकते, मोड को हम ओपन एंड के केस में यूज कर सकते हैं, अनइक्वल में नहीं कर सकते, और मीडियन को हम दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। मीडियन की वैल्यू भी हम ग्राफ में प्लॉट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ मीडियन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। मीडियन भी सारे नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। इस पे हम ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, और इट इज नेसेसरी टू अरेंज दी डेटा। अभी मैंने आपसे कहा मीडियन क्या है, मीडियन कौन सी वैल्यू है? जब मैं सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो उसकी हेल्प से जो मुझे मिडिल वैल्यू मिलती है वो मीडियन होती है। अब इसका मतलब ये इसका डीमेरिट हो गया ना, अगर मैं अरेंज नहीं करती हूँ सीरीज को, डायरेक्ट मैं मिडिल वैल्यू निकाल देती हूँ तो वहां मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका डीमेरिट हो गया कि फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द सीरीज, तभी हमारा मीडियन निकल पाए। तो आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, मीन, मोड, मीडियन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, इसलिए आपको सब चीजें डिटेल में पढ़नी है।
चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आज न्यू कॉन्सेप्ट था। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस करती हूँ तो क्या उसकी वैल्यू इफेक्ट होगी या नहीं होगी, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करती हूँ आइटम्स को तो क्या मेरी वैल्यू अफेक्ट होगी जो मैं निकालने जा रही हूँ, जिसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो मीन दोनों सही अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे अब आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक करके। ये हमारा 2020 का पेपर का क्वेश्चन है, पीवाई की हुई है। देखते हैं इसमें कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन के अजम्पशंस बताने। पहली अजम्पशन, द क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज, दिस इज ट्रू। अभी मैंने आपको बताया कि मीन के केस में ना तो हम ओपन एंड सीरीज यूज करते हैं ना ही हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स यूज करते हैं, तो द क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड। नेक्स्ट वन इज द विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल। ये भी अभी मैंने बताया अनइक्वल में यूज नहीं करती हूँ, ओपन एंड में मैं नहीं यूज करती हूँ मीन को, है ना, यही तो अभी मैंने आपको बताया। इसलिए ये दोनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक होते हैं। Next one is the mid value of each class interval must represent the average of all the values in that class. This is also right. अब आप पूछो कैसे, मिड वैल्यू मतलब होता है x, x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज डिनोट कर रहा है ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दैट क्लास। तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक बात बताओ, क्या हर वैल्यू ऐसा नहीं हो सकती कि मतलब गैप इक्वल गैप में हो, ऐसा तो नहीं है ना। इट कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे अभी मैंने बताया 10, 20, 30, 40, 50, तो ये तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। कैन नॉट भी लिखा था, नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता, हो भी सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए बी सी इज आर करेक्ट आंसर। डी को एलिमिनेट कर दो, यू विल फाइंड द आंसर। तो फाइनल आंसर विल बी बी, ए बी एंड सी। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने जरूरी है, तभी तो आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाओगे ना, आप हर चीज का मतलब समझ पाओगे। डिटेल्ड में पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अभी मैंने आपको बताया हम फर्दर ट्रीटमेंट किस पे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीन पर, ना तो मैं मोड पे कर सकती ना ही मैं मीडियन पे कर सकती। तो कट कर दो, मोड वाला भी कट कर दो, मीडियन भी कट कर दो। अब आ जाओ आंसर्स में, एलिमिनेट करते हैं, यूज द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। जितना ज्यादा एलिमिनेशन करोगे, एलिमिनेट करोगे आंसर्स को, उतना ज्यादा आपको सही आंसर निकल के आएंगे। तो सी भी एलिमिनेट करो, सी एलिमिनेट करो, और क्या एलिमिनेट करना है मुझे, डी। तो फाइनल आंसर विल बी ए बी ई। देखा, मुझे आंसर मिल गया, एलिमिनेट करते ही मेरे को आंसर मिल गया, मुझे ज्यादा देखना भी नहीं पड़ा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे भी हम फर्दर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, फर्दर काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50। मतलब 10 वैल्यूज का हमें अर्थमेटिक मीन कितना पता है, 50। मैं लिख लेती हूँ, x बार आपको पता है 50। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, हर एक आइटम को मैं किससे इंक्रीज कर रही हूँ, 5 से। क्या कर रही हूँ मैं भाई, हर आइटम में 5 प्लस कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, आई एम एडिंग 5। अब आपको बताना है कि न्यू अर्थमेटिक मीन क्या हो, न्यू अर्थमेटिक मीन नया वाला भाई बताओ कैसे निकालेंगे। इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो आपका आया था, जो आपका पुराना आंसर है उसमें इंक्रीज कर लो भाई, 5 इंक्रीज कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना है मेरा, 55। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे होना था, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, मैं आपको करा रही हूँ कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, क्योंकि मीन जो है वो डिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और चेंज ऑफ स्केल पे भी। अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैंने प्लस कर दिया, डिक्रीज होता तो मैं माइनस कर देती, मल्टीप्लाई होता तो उसी अकॉर्डिंग फिर काम। ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा देती हूँ। द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज। क्या अर्थमेटिक मीन्स हर जगह यूज होता है, ये तो बहुत मैंने अभी बताया कि इट कैन, वी कैन फर्दर डू कैलकुलेशन ऑन दैट। मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। पोजीशन बताते हैं ना भाई, मीडियन से मुझे क्या पता है, मिडल वैल्यू पता चलती है, पोजीशन पता चलती है उस नंबर की, और मोड से क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यूज पता चलती है, कौन सी ज्यादा वैल्यू आ रही है, पोजीशन कितनी है उसकी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, तो फाइनल आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये दोनों ही हमारे स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से दे रही हूँ, आपको बताना है ओल्ड मीन जो है मेरा था 40, एंड इसमें मैंने हर आइटम में क्या करा है भाई, डिक्रीज कर दिया है, सब में वैल्यूज में, सारी वैल्यूज में मैंने 10 डिक्रीज करा है। तो आपको क्या करना है, अब मुझे बताना है कि न्यू मीन कितना आएगा। अपना आंसर बताने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा
कि जो भी आपका आंसर आता है जस्ट कमेंट इट बिलो द वीडियो एंड देखते हैं किसका आंसर सही होता है किसका आंसर गलत। स्टे ट्यून विद द चैनल। आई होप आपको सारी ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए हो, हर चीज अच्छे से समझ आई हो। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चंस में हमने कुछ नया नहीं आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं सिर्फ वही क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।